नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और स्वागत है आप सभी का न्यूज पथ पर। देखिए, राह जिंदगी की हो या फिर खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको हम लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हॉर्न ओके प्लीज में आपको हम बताएंगे कि कैसे ट्रैफिक के शोर से कानों में बज रही है सीटी। जी हां, सियासी ढाबे में दिल्ली के मेयर के चुनाव पर चर्चा होगी। तीसरी दफा कोशिश के बावजूद दिल्ली को मेयर नहीं मिले भाई। वहीं सोशल अड्डे में छोटी उम्र में शादी पर हो रही सख्ती के बारे में भी बताएंगे। लोगों से उनकी राय भी हमने ली है। और प्रगति मार्ग में रामनगरी में मंदिर के साथ तेजी से बन रहे एयरपोर्ट की जानकारी भी देंगे। तो शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। तुर्की में आए तेज भूकंप के बीच एक रिपोर्टर का वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में ये रिपोर्टर एक परिवार की मदद करता नजर आया। जब युक्सेल अकलान नाम का ये रिपोर्टर भूकंप की रिपोर्टिंग कर रहा था, तभी एक महिला अपने बच्चे की मदद के लिए लोगों को पुकारती नजर आई। इसके बाद ये रिपोर्टर इन लोगों की तरफ बढ़ा और एक बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। फिर वो इस बच्ची को कुछ दूरी पर ले गया और इस बच्ची को हौसला दिया, क्योंकि ये भूकंप के बाद काफी सहम गई थी। वो लगातार रो रही थी। इसी वीडियो में ये भी दिखा कि भूकंप के बाद पूरा इलाका धुएं से भर चुका था। इतना ही नहीं, वहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जैसे इस रिपोर्टर की मदद करने वाला ये वीडियो सामने आया, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। सीरिया और तुर्की में भूकंप की तेज झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 7.8 रही। भूकंप से तुर्की में भारी नुकसान हुआ। इस बीच वहां का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक इमारत पल भर में ताश के पत्तों की तरह ढहती दिखी। इसके बाद वहां लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस जलजले की वजह से तुर्की में ऐसी ही कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। यूपी के बागपत में एक विवाह कार्यक्रम के दौरान खाने के लिए मारामारी मच गई। दरअसल यहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जिला प्रशासन ने 275 जोड़ों के विवाह का आयोजन किया था, जिसमें यहां के सांसद सत्यपाल सिंह समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। लेकिन जैसे ही ये विवाह कार्यक्रम खत्म हुआ तो वहां लोगों में खाने के लिए भगदड़ सी मच गई। लोग खाना लेने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ते दिखाई दिए। कहा जा रहा है कि पंडाल में खाना खत्म हो चुका था और ये लोग भूखे थे। यूपी के वाराणसी में एक पूर्व पार्षद ने सड़क के बीचों बीच पानी में लेटकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व पार्षद शाहिद अली मुन्ना ने एक तख्ती भी ली हुई थी, जिस पर लिखा था कि देखो जलकल संस्थान की लापरवाही, 7 दिन से पानी बह रहा है। पूर्व पार्षद का कहना था कि जल भराव के चलते इलाके में आए लोग हादसे के शिकार हो रहे हैं और भारी मात्रा में पानी भी जाया हो रहा है। इसकी कई बार शिकायत जल विभाग में की गई, लेकिन जब कोई कदम नहीं उठाया गया तो विरोध प्रदर्शन का ये तरीका अपनाना पड़ा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक शादी सुर्खियों में आ गई। दरअसल वहां इंग्लैंड के एक युवक ने भारतीय लड़की से शादी रचाई। खास बात यह रही कि एडवर्ड नाम के इस युवक ने भारतीय संस्कृति में ढलकर बौद्ध रीति रिवाज से शादी की। इस दौरान इंग्लैंड के रहने वाले एडवर्ड और सांची ने मंत्रोच्चार के बीच एक दूसरे के गले में वरमाला डाली और शादी के बंधन में बंध गए। इस शादी में इंग्लैंड से बाराती पहुंचे थे। एडवर्ड और सांची की मुलाकात साल 2019 में हुई थी। इसके बाद दोनों ने ही अपने परिवार को इस बारे में जानकारी दी। राजस्थान के जैसलमेर में मरु महोत्सव का समापन हो गया। मेले के दौरान लोक कलाकारों ने अपनी कला से लोगों का दिल जीत लिया। 3 दिनों तक चले इस मेले में राजस्थानी लोक संस्कृति के रंगों को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग वहां पहुंचे। मेले में बॉलीवुड का रंग भी देखने को मिला। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज ये खबर आपके कान से जुड़ी हुई है। जी हां, आपने कई लोगों से सुना होगा कि उनको कान में सीटी बजने की या फिर चिड़िया के चहकने की आवाज महसूस होती है। कई लोग इसे साधारण बात मानकर टाल देते हैं, लेकिन ये कान की गंभीर समस्या का एक लक्षण है। समझने वाली बात यह है कि कान में सीटी बजने की वजह ट्रैफिक का शोर है। एक स्टडी में बताया गया है कि जिन लोगों के घर भीड़ भाड़ वाली सड़क के पास जिनका घर होता है, उनके कान में सीटी बजने की समस्या ज्यादा हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि ट्रैफिक के शोर से कान में बजने वाली सीटी पर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए।
दिन दौड़ती भागती सड़कें, बेशुमार गाड़ियां, बेहिसाब शोर। घर से निकलते ही ये शोर हमारे साथ चलता है। कहीं भी चले जाइए, ट्रैफिक नॉइज से मुक्ति नहीं। दिन भर इस शोर का सामना करने के बाद खुद का घर एक महफूज जगह हो सकती है, लेकिन अगर आपका घर भी किसी व्यस्त सड़क के किनारे है, जहां से हर पल शोर करती गाड़ियां गुजरती हों, सुबह, शाम या रात, हर वक्त आपके कानों तक गाड़ियों के हॉर्न या उनके इंजन की घरघराती हुई आवाज पहुंचती हो सकता है कुछ समय बाद आप इस शोर से समझौता कर लें, लेकिन आपके कान ट्रैफिक के इस शोर के लिए तैयार नहीं। धीरे धीरे ये शोर कान की एक गंभीर बीमारी की वजह बन सकता है। डेनमार्क के एक रिसर्च में दावा किया गया है कि ट्रैफिक के शोर से टिनिटस का खतरा बढ़ रहा है। इसीलिए जरूरी है कि इस समस्या को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। लेकिन पहले ये समझिए कि टिनिटस आखिर क्या है। इस बीमारी में कान में कुछ गूंजने या आवाज जैसा महसूस होता है। कान में सीटी बजने या चहचहाने की आवाज आती है। आमतौर पर एकांत में या सोने के वक्त ऐसा ज्यादा महसूस होता है, और अगर ये समस्या बढ़ जाती है तो कानों के सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसमें एकाग्रता में परेशानी आती है और मरीज अवसाद का शिकार हो सकता है। वैसे तो टिनिटस की समस्या कई और वजहों से भी हो सकती है, लेकिन इसके होने की बड़ी वजह ट्रैफिक नॉइज ही है, और खासकर वैसे लोग जिनका घर बिजी सड़क के किनारे है, उनके लिए खतरा बड़ा है। डेनमार्क की यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया है कि व्यस्त सड़क पर होने वाले शोर से लोगों में तनाव हो रहा है। वो पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहे, इसीलिए वो लगातार कान में सीटी जैसी आवाज महसूस कर रहे हैं। शोध के मुताबिक जिन लोगों के घर व्यस्त सड़क के किनारे हैं, उनमें टिनिटस होने की संभावना 6% ज्यादा है। सड़क के किनारे रहने वाले करीब 70,000 लोगों पर रिसर्च किया गया, जिनमें 40,000 लोगों में टिनिटस की समस्या पाई गई। हालांकि ये रिसर्च डेनमार्क का है, लेकिन जानकार मानते हैं कि भारत में भी ट्रैफिक नॉइज की वजह से टिनिटस की समस्या तेजी से बढ़ रही है। नए रिसर्च को माने तो खतरा उनके लिए ज्यादा है जो अपने घर में भी ट्रैफिक के शोर की वजह से रात में चैन की नींद नहीं सो पाते। इसीलिए जरूरी है कि रात में अच्छी नींद आने का बेहतर इंतजाम किया जाए। मसलन बेडरूम सड़क की तरफ नहीं होना चाहिए। शोर से बचने के लिए साउंड प्रूफ खिड़कियां लगानी चाहिए। डॉक्टर्स के अनुसार अगर ट्रैफिक के शोर की वजह से नींद नहीं आती तो समस्या सिर्फ कानों को ही नहीं बल्कि ये मानसिक समस्या की वजह भी बन सकता है। इसीलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधान रहा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। टिनिटस की समस्या का शोर से क्या कनेक्शन है और ये बीमारी क्यों खतरनाक साबित हो सकती है, इसे हमने समझा रेनबो अस्पताल के डॉक्टर ग्रेएम हैंस से। नॉइज ट्रॉमा, जो लोग चौराहे पर काम करते हैं या जिनके घर ऐसी जगहों पर है जब सारा दिन हॉर्न्स बजते रहते हैं और शोर आता रहता है, तो उनके अंदर हियरिंग लॉस हो जाता है। जो हमारे हेयर सेल्स हैं वो उस नॉइज से ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, फिर कभी ठीक नहीं होते। दिस इज एन इरिवर्सिबल लॉस जो कि कभी ठीक नहीं होता। हमें ये याद रखना है कि जब भी हमारे कान के हेयर सेल्स खराब हो जाएंगे वो कभी रीजनरेट नहीं होंगे, बिकॉज वो कभी इवोल्यूशन में भी रीजनरेट नहीं हुए। सो वंस अ लॉस इज ऑलवेज अ लॉस। ये भी मैं आपको बताऊं कि टिनिटस डेफनेस नो मोर अ डिसेबिलिटी। आजकल हम हर तरह की डेफनेस को और टिनिटस को ठीक कर सकते हैं, लेकिन प्रिवेंशन इज अ बेटर क्योर। तो हम चाहेंगे कि हम इसको ठीक करें, इसको बचाएं रादर देन ठीक करें।
सड़क पर गाड़ियों के शोर की समस्या पर बात करते हुए रवि कालरा की याद आनी लाजमी है। जाने माने समाजसेवी रवि कालरा ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ डू नॉट हॉन्क अभियान चलाया था, जिससे वाहन चालकों को ध्वनि प्रदूषण के मामले में जागरूक करने की कोशिश की गई। इसकी वजह से रवि कालरा को नो हॉन्किंग मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया। अब वो हमारे बीच हालांकि नहीं है, लेकिन जरूरी है कि उनके दिखाए रास्ते पर हम सभी चलें। मेरा नाम रवि कालरा है और मैं दी अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन का संस्थापक हूं। हमारा एक बहुत ही यूनिक अभियान पिछले 12 सालों से चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम गाड़ियों के बम्पर पर स्टिकर लगाते हैं डू नॉट हॉन्क। लोगों को एजुकेट करते हैं कि जो हॉर्न है ये इमरजेंसी के लिए बना है, इसको बिना वजह से यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी देश का दुर्भाग्य है कि सब लोग इतना हॉर्न बजाते हैं बिना वजह से, तो उससे बहुत चिड़चिड़ापन आता है, रक्तचाप बढ़ जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश की बहुत इंसल्ट होती है। अब तो एनआरआई कम्युनिटी भी पसंद नहीं करती है कि इतना हॉर्न बजते हैं हमारी कंट्री के अंदर। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि एटलीस्ट हम अपने माध्यम से अपनी समाज और अपने देश के लिए कुछ अच्छा कार्य कर पा रहे हैं और हमें निरंतर इस अभियान को करते जा रहे हैं और करते भी रहेंगे, ताकि हमारे समाज के अंदर ये अननेसेसरी व्हीकलर हॉकिंग कंट्रोल हो जाए, जो नॉइस पोल्यूशन बढ़ रहा है ये भी कंट्रोल हो जाए और हमारे देश के लोग समझ सकें कि ये हॉर्न को बिल्कुल नहीं बजाना है। सुप्रीम कोर्ट के नए जजों ने शपथ ले ली है। चलते हैं सीधे न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश दुनिया की कई जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। सुप्रीम कोर्ट को 5 और जज मिल गए, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या 32 पर पहुंच गई। इन सभी को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले साल दिसंबर में इन जजों की नियुक्ति की सिफारिश की थी। सरकार की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति ने शनिवार को इन नामों पर मुहर लगाई। शपथ लेने वाले जजों में राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे पंकज मित्तल, पटना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे PV संजय कुमार, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस रहे एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रहे मनोज मिश्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किया। इस मौके पर देश में एथेनॉल पेट्रोल की भी शुरुआत की गई। अभी 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 84 पेट्रोल पंपों पर ये E20 ईंधन मिलना शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे एनर्जी सेक्टर के लिए जरूरी बताया। साथ ही PM ने संबोधन के दौरान तुर्की और सीरिया में आए भूकंप पर भी दुख जाहिर किया। साथ ही दवाएं, खाना और NDRF की टीम को भी वहां भेजने की बात कही। अडानी मामले को लेकर विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में LIC और SBI दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। हंगामे की वजह से संसद में भी कामकाज ठप रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की ये फैक्ट्री कर्नाटक के तुमकुर में शुरू हो रही है। यूनिट से शुरुआत में हर साल 30 हेलीकॉप्टर बनेंगे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और लखनऊ में पुलिस ने नियम तोड़ते हुए रील बनाने के आरोप में कुछ लोगों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में इन लोगों का सरेआम हथियार लहराते हुए और जाम छलकाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इनकी तलाश शुरू की और कार की पहचान करते हुए आरोपियों को धर दबोचा गया। वहीं लखनऊ में पुलिस ने आजम अंसारी नाम के युवक को फिर हिरासत में ले लिया, जो सलमान खान की फिल्मों के गाने पर रील बनाता है। इस पर बगैर इजाजत लखनऊ के 1090 चौराहे पर ऐसे वीडियो बनाने का आरोप लगा। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे निकलते हैं, चलते हैं सियासी ढाबे पर, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। MCD में तीसरी बार कोशिश हुई, लेकिन दिल्ली को मेयर नहीं मिले। घमासान हुआ, वार पलटवार हुआ, बस चुनाव नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मेयर के चुनाव के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
इस तरह तीसरी बार भी दिल्ली का मेयर चुनने की कोशिश बेकार गई। तनातनी के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई और मेयर चुनाव में तारीख पर तारीख का सिलसिला जारी रहा। एमसीडी चुनाव के बाद जब पहली बार मेयर के चुनाव के लिए पार्षद जुटे थे, हंगामा तब भी हुआ था। मसला तब भी एल्डरमैन यानी मनोनीत सदस्यों को लेकर था। सोमवार को जब पार्षद जुटे तब भी मुद्दा मनोनीत सदस्य ही रहे। बवाल इस बात को लेकर हुआ कि पीठासीन अधिकारी ने मनोनीत पार्षदों को वोट डालने की अनुमति दे दी। इसके बाद आम आदमी पार्टी का विरोध लाजमी था। पहले उन्होंने इल्लीगल तरीके से नॉमिनेटेड मेंबर्स को उनके नाम दिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार से पूछे बिना, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। उन्होंने गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से पीठासीन अधिकारी बनाया और अब उस पीठासीन अधिकारी के माध्यम से चुनाव को रोकने की, चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह से जो घटनाक्रम चल रहा है, चाहे वो ट्वीट खेलने का मामला हो, चाहे उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मामला हो आतिशी के द्वारा, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि वो दिल्ली के अंदर चुनाव, मेयर का चुनाव नहीं होने देना चाहते। वो इस तरह की एक भूमिका बांध रहे हैं कि मेयर के चुनावों में डिस्टर्बेंस हो, आज फिर दिल्ली का मेयर दोबारा ना मिले। ये इनकी साजिश के तहत इस तरह के आरोप प्रत्यारोप पहले ही करना शुरू हो। ये जो आप घटनाक्रम देख रहे हैं ना, ये इनकी पुरानी आदत है कि इस तरह से एक माहौल बना दो ताकि लोगों को लगे कि भारतीय जनता पार्टी नहीं करने देना चाहती। हंगामे की एक वजह ये भी रही कि पीठासीन अधिकारी ने आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों की वोटिंग राइट रद्द कर दी। इस बात पर आम आदमी पार्टी के नेता उखड़ गए। पार्टी का दावा है कि बीजेपी की मंशा चुनाव कराने की ही नहीं थी। जब एल्डरमैन को वोटिंग राइट नहीं है, आज पहली बार दिल्ली के लोगों ने और देश के लोगों ने देख लिया कि एल्डरमैन को वोटिंग राइट दे रही है। यही पहले दिन से हम लोगों की शंका थी। इसका मतलब मंशा साफ थी, इनको किसी भी तरीके से चुनाव नहीं कराना था, क्योंकि ये हार रहे हैं। दिल्ली की जनता ने इनको हराया है और अब माननीय न्यायालय के सामने ये पूरा मामला जाएगा और वहां हम लोग उम्मीद करेंगे कि वहां से हम लोगों को न्याय मिलेगा। वहीं बीजेपी का भी आरोप है कि आम आदमी पार्टी को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है, लिहाजा पार्टी चुनाव टाल रही है। बीजेपी का ये भी आरोप है कि उसके पार्षदों की खरीद फरोख्त की कोशिशें हो रही हैं। मुझे जो है आम आदमी पार्टी के जो पार्षद का इस बार चुनाव लड़े, ऐसे इनके पुराने वरिष्ठ नेता रमेश पंडित जी ने मुझे ऑफर दिया कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस समय बीजेपी जो है वो विपक्ष में रहेगी तो कोई बड़ा पद नहीं मिलेगा आपको, तो आपको हम जो है मेयर के लिए नॉमिनेट करेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं तो उसमें विधायक की टिकट आपकी पक्की समझो। हालांकि एमसीडी में गणित साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। मेयर का पद हासिल करने के लिए 133 वोटों की जरूरत है और आम आदमी पार्टी के पास इससे कहीं ज्यादा का आंकड़ा है। लेकिन पार्टी इस बात पर अड़ी है कि मनोनीत सदस्य वोटिंग न करें। एक वोट भी बेईमानी की हम क्यों डलने देंगे? भाई कल को आप कहें कि आज मनोनीत पार्षदों को हम कह दें कि वोट डाल देंगे, परसों आप कह देंगे कि किसी और को भी क्या कीजिए, एलजी भी वोट डालेंगे यहाँ पे। ऐसा कोई ना होता है। आपके पास 151 है ना सर? भाई हमारे पास चाहे कितने भी हों, मगर क्या फिर हम कल को मान जाए कि एक एलजी का ही तो वोट है, जो विनय सक्सेना जी भी वोट डालेंगे यहाँ पे? क्यों डालेंगे वो वोट? हंगामे से फिर वो कहेंगे कि नहीं, क्यों हंगामे से बचने के लिए? तो क्या हम आग लगा देंगे संविधान में हंगामे से बचने के लिए? कल को वो कहेंगे कि जो मर गए पार्षद वो भी वोट डालेंगे, उनके नाम की उनके बच्चे वोट डालेंगे। ऐसा होता है क्या कभी? इस तरह मेयर का मामला सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि अदालत की निगरानी में मेयर का चुनाव हो, लेकिन फिलहाल दिल्ली को अभी मेयर का इंतजार करना पड़ेगा और जाहिर है इसे लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तनातनी भी होगी। राम किंकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब चलते हैं धन बाजार, जहां पर शेयर बाजार से लेकर कारोबार जगत की तमाम अहम खबरें होती हैं। ये वो खबरें हैं जिसका सीधा असर आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
सोमवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 334.98 अंक टूटकर 60,506 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 89.45 अंक लुढ़ककर 17,764 पर बंद हुआ। आईटी पावर और मेटल के शेयरों में बिकवाली के चलते शेयर बाजार लुढ़का, जबकि फार्मा ऑटो शेयरों पर दबाव रहा। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार सोमवार को सोने के भाव में 574 रुपए की गिरावट देखी गई। इसके साथ ही प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 57,155 रुपए हुई। इससे पहले सोने का दाम प्रति 10 ग्राम 57,729 रुपए था। वहीं चांदी के भाव भी 2,113 रुपए कम हुए और इसकी कीमत 68,133 रुपए हुई। सोमवार को राज्यसभा में सिविल एविएशन मंत्रालय की तरफ से जानकारी देते हुए कहा गया कि पिछले एक साल में कुल 63 यात्रियों को साल 2022 की नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया है, जो नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए के संज्ञान में आई थी। मंत्रालय ने बताया कि एयरलाइन द्वारा बनाई गई आंतरिक समिति की सिफारिशों के अनुसार अभी तक कुल 143 यात्रियों के नाम साल 2017 से इस लिस्ट में हैं। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। ये खबरें दिल को सुकून देती है। राम की नगरी सज रही है, संवर रही है। अयोध्या में विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। राम मंदिर से पहले इस साल अयोध्या को बड़ी सौगात मिलने वाली है और ये सौगात है एयरपोर्ट की। अयोध्या का एयरपोर्ट इस साल बनकर तैयार हो जाएगा और उस पर फ्लाइट्स की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। जिस अयोध्या के रोम रोम में राम है, वो अयोध्या सालों बाद राम के भव्य मंदिर को मूर्त रूप लेते हुए देख रही है। राम मंदिर का निर्माण पूरी रफ्तार से चल रहा है और 2024 तक अयोध्या राम मंदिर की भव्यता से जगमगाती नजर आएगी। इस वक्त राम की नगरी को उसी पल के लिए सजाया जा रहा है। मंदिर बनने के बाद भक्त यहां आसानी से पहुंच सकें, इसके लिए प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा है। दो 2024 में मंदिर निर्माण का काम पूरा होना है, लेकिन उससे पहले इसी साल अयोध्या को मर्यादा पुरुषोत्तम एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। इस एयरपोर्ट पर राम नाम का रंग और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि का असर नजर आएगा। 2023 में मर्यादा पुरुषोत्तम एयरपोर्ट का पहला हिस्सा ऑपरेशनल हो जाएगा। मतलब 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय और उसके बाद अयोध्या आने वाले राम भक्त हवाई मार्ग से यहाँ पहुँच सकेंगे। जहाँ पर भी पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पत्थर का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि जो अयोध्या शहर या अयोध्या जो मंदिर है, उस मंदिर की छवि पर ही हम यहाँ पर पूरा एयरपोर्ट का लुक दे रहे हैं। अयोध्या में बन रहा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर उन्हीं पत्थरों से तैयार किया जा रहा है जिनसे श्री राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है। यही नहीं, इस एयरपोर्ट के पत्थरों पर वैसी ही कलाकारी नजर आएगी जैसी श्री राम मंदिर के निर्माण में की जा रही है। एयरपोर्ट का पहला चरण रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के 3 माह पहले तैयार हो जाएगा, तो दूसरा चरण 2025 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के पहले पूरा हो जाएगा। कि जो प्रपोजल अब तक 31 मार्च का था, वो अब लगभग सिविल और इलेक्ट्रिकल काम आपका जून में पूरा होगा। जून के बाद लाइसेंस लेने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप निश्चित तौर पे सितंबर अक्टूबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अयोध्या में बन रहे एयरपोर्ट को उड़ान योजना के तहत तैयार किया जा रहा है। इस योजना के तहत लोगों को सस्ती और विश्व स्तरीय उड़ान सुविधा का लाभ मिलेगा। पहले चरण में यहां 4 विमान एक साथ खड़े हो सकेंगे, तो वहीं 2025 तक जब एयरपोर्ट का दूसरा चरण पूरा होगा तो ये हवाई अड्डा आस्था के तीर्थ में मील का पत्थर साबित होगा। बनवीर सिंह, गुड न्यूज टुडे, अयोध्या। और न्यूज पथ पर आगे बढ़ते हुए पब्लिक होर्डिंग पर एक जरूरी खबर है।
आज एक ऐसी रोचक जानकारी देंगे जो खास तौर से घूमने वाले जो लोग हैं उनसे जुड़ी हुई है। लेकिन अगर घूमने वाली जगह जाकर वहां की कला और संस्कृति को जानने समझने की इच्छा भी पूरी हो जाए तो इससे और बेहतर भला क्या हो सकता है। मुंबई में दरअसल एक ऐसा आर्ट फेस्टिवल हो रहा है जो आपकी इसी इच्छा को साकार करता दिखेगा। ये फेस्टिवल नृत्य, कला और संगीत के शौकीनों के लिए बेहद खास है। यकीनन यहां आप दोस्तों के साथ आए या फिर फैमिली के साथ एंजॉयमेंट की पूरी गारंटी आपको यहां पर मिलेगी। इस अनूठे आर्ट फेस्टिवल का नाम है काला घोड़ा फेस्टिवल। चलिए आपको बताते हैं इस आर्ट फेस्टिवल की क्या खासियत है। मुंबई में रहने वालों के लिए बेहद खास है काला घोड़ा फेस्टिवल। काला घोड़ा मुंबई में ही एक जगह का नाम है। ये महोत्सव काला घोड़ा और दक्षिण मुंबई में कई दूसरी जगहों पर होता है। 15 से ज्यादा जगहों पर यह कला महोत्सव हो रहा है। यहां डांस से लेकर संगीत, चित्रकारी, हैंडीक्राफ्ट, ग्राफिक्स, आर्ट, सिनेमा और साहित्य के अलावा और भी कई तरह की कलाओं की प्रदर्शनी लगती है। ये आर्ट फेस्टिवल 4 से 12 फरवरी तक हो रहा है। इस बार पर्यावरण थीम बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। इस आर्ट फेस्टिवल को काला घोड़ा एसोसिएशन आयोजित करता है। काला घोड़ा एसोसिएशन को 1998 में काला घोड़ा क्षेत्र में बनाया गया। 2023 में काला घोड़ा महोत्सव को शुरू हुए 23 साल अब हो चुके हैं। मुझे लगता है ये जो फेस्टिवल है थोड़ा पॉजिटिविटी बनता है यहाँ पे, क्योंकि लोग बहुत ही एंथुजियास्टिक है और बहुत लुक फॉरवर्ड टू करते हैं। एंड एज यू सी बहुत से यंग नौजवान लोग हैं, कॉलेज से आते हैं सीधा और बहुत ही खुश है लोग। एवरीवन हैज अ स्माइल ऑन देयर फेस और स्टॉल्स अच्छे चल रहे हैं, विजुअल आर्ट्स बहुत है और मुझे लगता है आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक पीपल अंडरस्टैंड दैट। मेरे लिए ये आर्ट फेस्टिवल एक जरिया है जहां कॉमन मुंबईकर जो है वर्ल्ड क्लास एक्ट्स और वर्ल्ड क्लास आर्ट के साथ इंटरफेस कर सके। मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे सारे स्टॉल्स, कोई महाराष्ट्र से है, कोई आंध्र प्रदेश से है, कर्नाटका से है। द आइडिया ऑफ द मार्केट प्लेस इज ऑलवेज टू हैव अ शोकेस ऑफ आर्टिस्ट जिनको ये मौका मिले। आज देखिए, आज संडे का दिन है, इतने लोग आए हैं। अल्टीमेटली कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे वो गायक हो, चाहे वो हस्तकार हो, शिल्पकार हो, उनको क्या चाहिए? उनको एक ऑडियंस की जरूरत है और ये ऑडियंस काला घोड़ा की वजह से आती ही है। सो आई फील ट्रूली एक मेला ऐसे वाइब आता है इस फेस्टिवल से। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पर। देखिए, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन पर कि घर, परिवार और समाज में चर्चा भी होती है और बहस भी। सोशल अड्डा में आज ऐसी एक खबर पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि असम में बाल विवाह के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई जारी है। बाल विवाह को लेकर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के कड़े निर्देश के बाद असम पुलिस पूरे राज्य में ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। असम पुलिस ने 3 दिन की कार्रवाई में ऐसे करीब 250 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने बाल विवाह किया है या फिर इसमें शामिल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये गिरफ्तारियां राज्य भर में दर्ज हुई 4074 एफआईआर के आधार पर की गई है। असम के धुबरी जिले में बाल विवाह के सबसे ज्यादा 374 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद होजई जिले में 255 और मोरीगांव में 224 मामले दर्ज किए गए हैं। ये गिरफ्तारियां असम कैबिनेट के उस फैसले के बाद हुई हैं जिसमें 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर पॉस्को यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मंजूरी दी गई है, जबकि 14 साल से 18 साल तक की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ बाल विवाह रोकथाम कानून के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 2 टूक कहा है कि बाल विवाह के खिलाफ ये अभियान 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा। सीएम के मुताबिक कम उम्र में शादी करने वाले माता पिता को फिलहाल नोटिस देकर छोड़ दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने कहा है कि 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर गैर जमानती आरोप लगाए जाएंगे, जबकि 14 से 16 साल की उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर जमानती धाराओं के तहत आरोप लगाए जाएंगे। कार्रवाई के दौरान बाल विवाह को अवैध घोषित किया जाएगा। अगर दूल्हे की उम्र 14 साल से कम है तो उसे सुधार गृह भेजा जाएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया है कि असम में मातृ और शिशु मृत्यु दर काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से बाल विवाह जिसकी एक बड़ी वजह है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक असम में रजिस्टर्ड औसतन 31% विवाद प्रतिबंधित आयु वर्ग में है।
इस बीच असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने बाल विवाह के खिलाफ एक्शन को सही ठहराते हुए जानकारी दी कि पिछले साल असम में गर्भवती हुई 6,20,000 महिलाओं में लगभग 17% नाबालिग थी। असम काफी चर्चा में है बाल्य विवाह को लेके। अभी तक 4,000 से भी ज्यादा केस रजिस्टर हो चुके हैं और 2,600 से भी अरेस्ट हो चुके हैं। मेरे साथ कई लोग हैं, उनसे जानना चाहिए कि वो लोग क्या सोचते हैं। जो बाल्य विवाह का विरोध में जो चीफ मिनिस्टर ने कदम लिया है वो हम सपोर्ट करता है, उसको हम धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद इसलिए देता हूँ, इतना साल हो गया चीफ मिनिस्टर आया लेकिन आज तक ऐसा कदम उठाने नहीं सका। लेकिन जो अभी चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा जी, वो अच्छा कदम उठाया है, इसीलिए उसको धन्यवाद देता हूँ। बाल विवाह जो है एक सामाजिक रोग है, एक सामाजिक व्याधि है। ये सामाजिक रोग के खिलाफ ऐसा सख्त कदम उठाने से ही इससे छुटकारा मिल सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं। रोग अगर पुराना होता है कि कोई भी रोग आपको होता है तो उससे अगर छुटकारा आपको मिलना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको सहना ही पड़ता है। तो मैं लोगों से अपील करता हूं कि लोगों को हमारे सरकार को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि बाल विवाह जैसा रोग जो है हमारे समाज में, उससे पूरा हमको छुटकारा मिलना चाहिए। बाल विवाह रोग को पूरा निर्मूल होना चाहिए। कोई प्रेग्नेंट भी है तो उनको कैसे हेल्प होगा? तो इसलिए तो बोल रहा हूँ, उसके जो प्रशासन को कब था, जो शादी हुआ था तो प्रशासन का जिम्मेदारी था कि नहीं? तो शादी अभी कैसे निकल करके आ गया? तो पहले प्रशासन क्या ऐसे बैठा हुआ था क्या? पहले तो प्रशासन को कदम उठाना चाहिए था। तो अभी कैसे हो गया? अभी कितना ऐसे निकल करके आ गया? तो पहले क्यों नहीं निकला था? तो इसीलिए सरकार को ये जो हो गया तो हो गया। तो अभी जो बाल विवाह होगा उसको आधार में डालो, 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, पूरा डाल दो। ठीक ही किया है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो कि अभी का जो विवाह होगा 12 वर्ष 15 वर्ष तो उसको पकड़ा जाए, पुराना आदमी को पकड़ के क्या लाभ है? अब उसका भी परिवार चलता है, परिवार को चलाना है। ठीक है, पकड़ना चाहिए, गलत है ये, लेकिन जो अभी शादी का टाइम में पकड़ना चाहिए ना, ये उम्र नहीं हुआ उस समय शादी रोको, तो ये सजा होना चाहिए था। लेकिन अभी शादी कर लिया, 4-5 साल हो गया, उसको अब पकड़ने से तो दिक्कत है ना। तो ये चीज ठीक है। हम लोग काफी सारे आदमी लोग के साथ बातचीत कर चुका है और आदमी लोग कोई आदमी लोग जो सीएम ने स्टेप लिए है वो अच्छा स्टेप है बोल रहे हैं, क्योंकि ये कल्चर हम लोग का सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। पर कोई लोग ये भी बोलते हैं कि क्योंकि जो आज बाल्य विवाह करे उन लोग को पकड़िए, जो पहले हो चुका है, जो सोसाइटी में पहले था, उन लोग को डिस्टर्ब देके अभी फायदा नहीं है। उन लोग का फैमिली को देखना चाहिए। न्यूज पर आगे बढ़ते हुए पब्लिक होर्डिंग पर एक अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी को जल्द एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दरअसल काशी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, जिसके लिए जमीन लेने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। आपको बता दें कि इस स्टेडियम को बीसीसीआई बनाएगा। इसके निर्माण से खेल जगत में बनारस को भी नई पहचान मिलेगी। ये स्टेडियम आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसमें हर छोटी चीज का ख्याल रखा जाएगा। इसकी क्षमता 30,000 दर्शकों की होगी, यानी काफी तादाद में खेल प्रेमी यहां क्रिकेट का लुत्फ उठा सकेंगे। ये क्रिकेट स्टेडियम यहां के गंजारी इलाके में बनेगा। एयरपोर्ट की सुविधा पहले से ही काशी में है। ऐसे में देश विदेश से यहां किसी को भी पहुंचने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। इसे देखते हुए भी यहां स्टेडियम बन रहा है। कहा जा रहा है कि मार्च तक स्टेडियम की जमीन बीसीसीआई को लीज पर दे दी जाएगी। इसके बाद निर्माण का काम शुरू होगा। राज्य में ये तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। इससे पहले कानपुर और लखनऊ में गेंद और बल्ले की जंग देखी जाती रही है। ये स्टेडियम यूपीसीए यानी कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की देखरेख में बनेगा। इसमें पवेलियन और ड्रेसिंग रूम खास तरीके से बनाए जाएंगे और पार्किंग की व्यवस्था भी अच्छी रहेगी। बताया जा रहा है कि इस स्टेडियम के निर्माण पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये स्टेडियम 32 एकड़ में बनेगा, जिसमें से काफी जमीन बीसीसीआई को मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस स्टेडियम को अपनी मंजूरी दे दी है। हाल ही में काशी में बोट और हॉट बलून फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था। अब यहाँ के खेल प्रेमियों को इस क्रिकेट स्टेडियम का भी तोहफा मिलने वाला है, यानी धार्मिक नगरी काशी की रौनक अब इस स्टेडियम से भी बढ़ने वाली है। सरकार ने लोन ऐप धोखाधड़ी पर शिकंजा कस दिया है। टेक्नोलॉजी से जुड़ी और खबरों को जानने समझने के लिए सीधे लिए चलते हैं डिजिटल गली।
सरकार ने 232 विदेशी ऐप को बैन कर दिया। इनमें कई ऐप चीन से भी जुड़ी हुई थी। आरोप है कि इन ऐप के जरिए जुआ और गलत तरीके से लोन देने का काम होता था। कहा जा रहा है कि ये ऐप देश की आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। वहीं कुछ ऐप ऐसे भी थे जो उन लोगों को टारगेट करते थे जिनको पैसे की सख्त जरूरत होती थी और फिर लोन देने के बाद इंटरेस्ट रेट को सालाना 3000% तक बढ़ा दिया जाता था। खबर है कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर एक और नया फीचर लॉन्च होने वाला है। इस फीचर की मदद से आप किसी भी चैट यानी बातचीत को पिन कर पाएंगे, यानी ठीक वैसे ही जैसे ट्विटर पर यह सुविधा है। यानी इससे स्पेशल मैसेज सबसे ऊपर रहेगा ताकि आपकी नजर तुरंत इस मैसेज पर पड़ पाए। मणिपुर में पहली बार इंटरनेशनल मैच होने जा रहा है। इसके अलावा खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए सीधे लिए चलते हैं आपको खेल चक्कर। हिंदुस्तान में फुटबॉल के पावर हाउस कहे जाने वाला मणिपुर पहली बार इंटरनेशनल मैच की मेजबानी करेगा। भारत का म्यांमार और किर्गिस्तान के साथ ट्राई नेशन फ्रेंडली टूर्नामेंट है। 22, 24 और 26 मार्च को खेले जाने वाले ये मैच खुमान लंपक स्टेडियम में होंगे। 2014 में पहली फार्मूला 1 रेस में भाग लेने वाले करुण चंडोक ने कहा कि हिंदुस्तान में फार्मूला ई के लिए ये सही समय है। करुण बोले कि हैदराबाद में पहली ई प्री के जरिए फार्मूला ई विश्व चैंपियनशिप पहली बार भारत में हो रही है, जहां टाटा और महिंद्रा जैसे ब्रांड ईवी रेंज लॉन्च कर रहे हैं और सरकार देश भर में इलेक्ट्रिक बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए कदम उठा रही है। तो ऐसे में ये भारत में इलेक्ट्रिक रेसिंग चैंपियनशिप कराने का सही वक्त है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टेस्ट से पहले 36 साल के उस्मान ख्वाजा ने सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड से कहा कि अश्विन तोप हैं, वो काफी हुनरमंद है और उनके पास विविधता भी है जिसका वो बखूबी इस्तेमाल करते हैं। उनका सामना करना चुनौतीपूर्ण होगा। बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट नागपुर में 9 फरवरी से होगा। डच जूनियर इंटरनेशनल 2023 और जर्मन जूनियर इंटरनेशनल 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन मार्च में है। दोनों टूर्नामेंट में भारतीय पुरुष एकल शटलर मनराज सिंह और महिला एकल खिलाड़ी रक्षिता श्रीयस 19 सदस्यीय मजबूत भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। जहां डच जूनियर इंटरनेशनल हार्लेम में 1 मार्च से 5 मार्च 2023 तक होगा, तो वहीं जर्मन जूनियर टूर्नामेंट बर्लिन में 8 मार्च से शुरू होगा। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने आईपीएल और बिग बैश लीग जैसी बड़ी लीग पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का T20 लीग को इंटरनेशनल क्रिकेट पर तरजीह देना ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। यही नहीं, भविष्य में आर्थिक तौर पर मजबूत कुछ लीग ही चल पाएंगी।